द पीक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे थे, जिसमें से अभी तक 16 प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर लिए थे। ये सीडीपी का प्रैक्टिस सेट नंबर 17 है, जो 12 जनवरी 2023 की शिफ्ट में आया हुआ था। इसके पहले ईवीएस के 22 प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। जो भी नए साथी इस चैनल के माध्यम से जुड़ रहे हों, वो पुराने वीडियोस को देखकर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अंत में आप लोग अपना स्कोर भी बताइएगा कि आप कितना स्कोर अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला है क्वेश्चन कि विकास क्या है? एक अनिरंतर प्रक्रिया है, एक क्रमिक प्रक्रिया है, व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होता है लेकिन वातावरणीय कारकों से नहीं, वातावरणीय कारकों से प्रभावित होता है लेकिन व्यक्तिगत कारकों से नहीं। तो बताइए विकास क्या है? विकास अनिरंतर प्रक्रिया है, ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि विकास क्या हो जाता, निरंतर होता रहता है। विकास क्रमिक प्रक्रिया है, ये बिल्कुल सही है। इसके बाद व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होता है लेकिन वातावरणीय कारकों से नहीं, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि विकास जो है वह वातावरणीय कारकों से भी क्या होता है, प्रभावित होता है। इसके बाद वातावरणीय कारकों से प्रभावित होता है लेकिन व्यक्तिगत कारकों से नहीं, तो यह भी कथन क्या होगा, असत्य होगा। इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सा विकास को प्रभावित करने वाला वातावरणीय कारक है? बताइए, क्या जीन जो होता है क्या वो विकास को प्रभावित करता है? अब बात हो रही किसकी, वातावरणीय कारक की। ये ध्यान देना है, हमको इन्वायरमेंटल फैक्टर देखना है। तो जीन क्या इन्वायरमेंटल फैक्टर में आता है? नहीं। क्या हेरिडिटी जो है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर में आता है? नहीं। क्या मैच्योरेशन यानी परिपक्वता आती है? नहीं। यानी वातावरणीय कारक में कौन आता है? वातावरणीय कारक में विद्यालय आता है, समाज आता है, आस पड़ोस आता है, ये। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? बहुत छोटे बच्चों के लिए निम्न में से कौन सा सामाजिकरण का प्राथमिक और प्रधान घटक है? देखिए, बहुत छोटा बच्चा है, तो बहुत छोटा बच्चा सबसे पहले सामाजिकरण के पहलुओं को किससे सीखता है? अपने परिवार, परिवेश, आस पड़ोस से। इसके बाद वह विद्यालय जाता है, तो विद्यालय सामाजिकरण का द्वितीय कारक होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी परिवार जो है वो सामाजिकरण का प्राथमिक कारक होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर अनैच्छिक क्रियाएं अधिगम का प्रधान और प्राथमिक माध्यम होती है? अनैच्छिक क्रियाएं, जैसे बालक अपने संवेदी अंगों के द्वारा किसी भी चीज़ को उठाता है, पटकता है, फेंकता है, छू कर देखता है, या मुंह में डालने की कोशिश करता है, तो ये होती हैं सभी संवेदीगामक क्रियाएं होती हैं, ये अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। तो किस अवस्था में ये सब कार्य करता है? यानी ये जो कार्य करता है वो संवेदीगामक अवस्था में करता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन, नई जानकारी की समझ बनाने के लिए मौजूदा स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यानी जीन पियाजे के अनुसार नई जानकारी की समझ बनाने के लिए मौजूदा स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? देखिए, दोनों में क्या है, समायोजन लिखा है, तो इस पर आप लोग मत कंफ्यूज होना। उसे हम क्या कहते हैं? एकोमोडेशन कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी जेडपीडी का सिद्धांत निम्न में से किसने प्रतिपादित किया था? बताइए, जेडपीडी के सिद्धांत के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, लेव वाइगोस्की के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया है। इसके अलावा सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत भी इन्होंने ही दिया है। क्वेश्चन नंबर 7, लेव वाइगोस्की ने विकास को डॉट से में बदलाव के रूप में परिकल्पित किया है। लेव वाइगोस्की ने विकास को किस रूप के बदलाव के रूप में परिकल्पित किया है? क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आप सभी लोग कमेंट करिए। पहला,
क्या स्कीमा प्रत्यय के लिए? दूसरा, अब बात हो रही लेव वाइगोस्की की, तो लेव वाइगोस्की का मानना है कि जब बालक समाज में के साथ जाता है, अंतःक्रिया करता है, तो बेहतर ढंग से सीखता है। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, सामाजिक स्तर पर सहभागी क्रियाएं अनुग्रहित प्रक्रियाओं के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी ही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और देख सकते हैं सी और डी, तो देखिए अनैच्छिक क्रियाएं हैं, होगा नहीं, और व्यक्तिगत क्रियाएं हैं, होगा नहीं। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आप सभी लोग कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए कमेंट करिए। क्वेश्चन क्या है, लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों और वयस्कों में नैतिक तर्क की व्याख्या करते हुए कितने चरणों का क्रम प्रतिपादित किया? तो बताइए लॉरेंस कोहलबर्ग ने कितने चरण बताए? तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने 6 चरणों में विभाजित किया। जैसे अगर हम पूर्व परंपरागत अवस्था को बांटें तो 2 चरण में बांटते हैं, एक होता है दंड और आज्ञा पालन, और एक होता है आत्मरुचि और प्रतिफूल अभिमुखता। इसके बाद होता है परंपरागत अवस्था, जिसमें अच्छा लड़का अच्छी लड़की बनने की आशा, और दूसरा होता है कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता। इसके बाद तीसरा होता है पश्च परंपरागत अवस्था, इसको भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है, सामाजिक समझौते की अवस्था और सार्वभौमिक या विवेक की आवश्यकता। तो इस प्रकार से कुल 6 चरण में दिया प्रतिपादित किया, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9, संरचनावादी उपागम के अनुसार निम्न में से कौन से घटक को विद्यार्थी में नहीं बढ़ाना चाहिए? ये ध्यान देना है, क्योंकि एग्जाम में हम लोग जल्दबाजी में ये गलतियां कर देते हैं कि पूछ कुछ रहा होता हम निशान कुछ लगा के चले जाते हैं। तो ये चीज़ों को बिल्कुल से ही ध्यान में देना है आप लोगों को। पहला ऑप्शन है समस्या समाधान, दूसरा ऑप्शन है निर्देशित खोज, तीसरे है सहयोगी अनुमान, और चौथा है कंठस्थ स्मरण। तो देखिए आप खुद ही सोचिए, कंठस्थ स्मरण तो इसी को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि बुद्धि लब्धि परीक्षणों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन, वे बहुत व्यापक तरीके से बुद्धि को मापते हैं, बहुत व्यापक तरीके से। अगला, बुद्धि लब्धि परीक्षणों में मापने की एक निश्चित प्रकार की त्रुटि है, बिल्कुल सही। अगला ऑप्शन, बुद्धि लब्धि परीक्षण में किसी भी प्रकार के सांस्कृतिक पूर्वाग्रह से मुक्त है। अगला क्वेश्चन, बुद्धि लब्धि परीक्षण हमेशा अत्यधिक विश्वसनीय, हमेशा, तो ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, सिद्धांतवादी भाषा और विचार के मध्य संबंध की अवधारणा समझ के बारे में मतभेद रखते हैं, जबकि जीन प्याजे का क्या मानना है कि जीन प्याजे का मानना है कि जो संज्ञान है वो भाषा को प्रभावित करता है, और लेव वाइगोस्की का सुझाव क्या है कि जो भाषा है वो विचार को निर्देशित करता है या करती है, जो भाषा है वो विचार को निर्देशित करता है। मान लीजिए जीन प्याजे ने देखिए क्या कहा है कि विचार पहले है और भाषा बाद में है, और वाइगोस्की क्या कहते हैं कि भाषा पहले है और विचार बाद में है। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, कमेंट करिए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पाठ्य पुस्तकों में महिलाओं की तुलना में पुरुषों का अधिक प्रतिनिधित्व होता है। ये ध्यान दीजिए, महिलाओं की तुलना में पुरुषों का अधिक प्रतिनिधित्व है, तो ये किसको बढ़ावा दे रहा? ये लैंगिक रूढ़िवादिता या जेंडर पूर्वाग्रह को बढ़ावा दे रहा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, एक शिक्षक या शिक्षिका को पढ़ाने के दौरान विद्यार्थियों के सीखने की गति पर ध्यान देना चाहिए, तो बिल्कुल सही है। अगला, पढ़ाने के दौरान, दूसरा ऑप्शन है कि पढ़ाने के दौरान विद्यार्थियों के सीखने की गति को अनदेखा कर देना चाहिए। सी ऑप्शन है
केवल अच्छा निष्पादन करने वाले विद्यार्थियों की गति पर ध्यान देना चाहिए। और चौथा ऑप्शन है विद्यार्थियों के सीखने की गति में व्यक्तिगत भिन्नताओं की अनदेखी करना चाहिए। इसका जो राइट आंसर होगा, क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा कि पढ़ाने के दौरान विद्यार्थियों के सीखने की गति पर ध्यान देना चाहिए। अगला क्वेश्चन, सीखने के उद्देश्य हेतु आकलन का उपयोग करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि वह क्या करना चाहिए? ऑप्शन पे ध्यान दीजिए। सत्र के अंत में परीक्षा का आयोजन करे। अगला, केवल मानकीकृत, तो देखिए सीटेट के एग्जाम में केवल सेंस ये निगेटिव सेंस देता है, तो ये होगा नहीं। चल रही गतिविधि में बच्चे की भागीदारी के आधार पर आकलन करें, ठीक है। सभी के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा अनिवार्य करें। इसका जो बेस्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बच्चे की जो भागीदारी के आधार पर आकलन करें। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किसके द्वारा विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन में बाधा पड़ने की संभावना है? यानी समालोचनात्मक चिंतन में बाधा पड़ सकती है, किसके कारण? पहला ऑप्शन, अनुरूपकों के प्रयोग को बढ़ावा देने से, खुले अंत वाले प्रश्न पूछने से, गहन चिंतन के लिए समय प्रदान करने से, या रटकर या कंठस्थ कर कर। तो देखिए अब बाधा डालने की बात हो रही, तो बाधा किसके कारण पड़ेगी? रटकर याद करना यानी कंठस्थीकरण के कारण, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्न सामाजिक आर्थिक समूह से संबंध रखने वाले विद्यार्थियों के समल समावेशन हेतु कौन सी बात महत्वपूर्ण है? पहला, मानकीकृत पाठचर्या द्वारा शिक्षण। दूसरा ऑप्शन है उनके सामाजिक संस्कृति प्रवेश को अनदेखा करना। सी ऑप्शन है पारस्परिकता बोध का विकास करने वाली विद्यालय संस्कृति को प्रमोट करना। या डी ऑप्शन है केवल प्रभुत्ववादी सांस्कृतिक में प्रचलित प्रथाओं का क्रियान्वयन करना। बताइए क्या इसका राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी पारस्परिकता का बोध विकास करने वाली विद्यालय संस्कृति को प्रमोट करना। अगला क्वेश्चन, गलत शब्द जोड़ना, शब्दों को अनियमित रूप से बदलना और छोड़ देना, वाक्यों में शब्दों के क्रम को इधर उधर कर देना, यह सभी किसके स्पष्ट संकेत हैं? देखिए बालक क्या कर रहा है, जो गलत शब्द को जोड़ रहा है और शब्दों को अनियमित रूप से इधर बदलना और छोड़ देना, ये सभी एक्टिविटी कर रहा है। यानी उसको क्या प्रॉब्लम हो रही? बताइए उसको क्या प्रॉब्लम हो रही जो ये सभी गतिविधियां वो कर रहा? यानी उसमें क्या है? लर्निंग डिसेबिलिटी यानी अधिगम अक्षमता है। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के समावेशन को सफल बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक एक बाधक बन सकता है? बाधक बन सकता है और किसके लिए? दृष्टिबाधित विद्यार्थी के लिए। अब ऑप्शन पे ध्यान दीजिए। इलेक्ट्रॉनिक रूप से अभिपूरित व्याख्यान टिप्पणियाँ, रिकॉर्ड किए गए श्रव्य व्याख्यान, चित्रात्मक सामग्री को स्पर्श करा रहे हैं तो ठीक है क्योंकि बालक दृष्टिबाधित है। और डी, लिखित विवरण और आरेख। तो लिखित विवरण को बालक कैसे समझ पाएगा? जब वह दृष्टिबाधित है तो वो लिखित विवरण को कैसे समझ पाएगा? इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, स्वालीनता ग्रसित विद्यार्थी विशिष्ट रूप से किस व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं? पहला, उत्कृष्ट मौखिक संप्रेषण कौशल को, अति क्रियाशीलता को, पुनरावृत्ति आचरण या व्यवहार को, या डी, सामाजिक अंतःक्रियाओं के लिए उत्साह को। बताइए क्या इसका राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी पुनरावृत्ति आचरण या व्यवहार को प्रदर्शित करता है। स्वालीनता ग्रसित विद्यार्थी क्या करता है? जो पुनरावृत्ति आचरण या व्यवहार होता है उनको वह क्या करता है? प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 20, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला,
वे अत्यधिक प्रयासों द्वारा सीखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वे जानकारी को समझने में अधिक समय लेते हैं। अगला, उनमें औसत से अधिक क्षमता होती है। और डी ऑप्शन, उनके विचारों में रचनात्मकता और मौलिकता की कमी होती है। बताइए, क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आप सभी लोग कमेंट करिए, क्वेश्चन नंबर 20 का क्या राइट आंसर होगा। तो वो क्या कहते हैं, उनमें औसत से अधिक क्षमता होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, कथन दिया गया है, प्राथमिक कक्षाओं में विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए शिक्षक को प्रमुख रूप से व्याख्यान पद्धति का उपयोग करना चाहिए। तो देखिए, प्राथमिक कक्षा है तो आप व्याख्यान पद्धति का यूज ही नहीं कर सकते हैं। दूसरा, सीखने की प्रक्रिया सबसे ज़्यादा तब प्रभावी होती है जब निष्क्रिय श्रवण सक्रिय श्रवण होता है। निष्क्रिय नहीं, इसलिए ऑप्शन कभी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ना तो ए सही है और ना ही आर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, वास्तविक दुनिया के संदर्भों से सीखने के लिए मस्तिष्क है, इसलिए विद्यालयों को डॉट अधिगम का जोर देना चाहिए। बताइए, क्वेश्चन नंबर 22 के लिए कमेंट करिए आप सभी लोग। तो देखिए, वास्तविक दुनिया के संदर्भों में सीखने के लिए मस्तिष्क क्या है, मस्तिष्क सक्षम है और इसलिए विद्यालयों को रचनात्मक अधिगम पर जोर देना चाहिए। किस अधिगम पर, रचनात्मक अधिगम। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, रचनावाद किसका समर्थन करता है। रचनावाद किसका समर्थन करता है, शिक्षार्थियों द्वारा नए ज्ञान के सृजन का, शिक्षकों द्वारा नए ज्ञान की अस्वीकृति का, पहले से अर्जित ज्ञान के पुनरुत्पादन का, रटकर याद किए गए ज्ञान के प्रदर्शन का। बताइए, क्वेश्चन नंबर 23, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी शिक्षार्थियों द्वारा नए ज्ञान के सृजन का। किसका, नए ज्ञान के सृजन का समर्थन करता है। अगला क्वेश्चन, कक्षा में सभी विद्यार्थियों को शामिल करने के लिए डॉट विविध साधन प्रदान करना महत्वपूर्ण है। संलग्नता के, प्रतिस्पर्धा के, भेदभाव के, अबोधगम्यता के। देखिए, प्रतिस्पर्धा, भेदभाव और अबोधगम्यता, ये कुछ भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या करेंगे, हम बच्चों को एक शामिल करेंगे जिससे वो अपने अनुभव को क्या कर सकें, साझा कर सकें और जो शिक्षण अधिगम सामग्री है उसको रोचक हम बना सकें। क्वेश्चन नंबर 25, एक समस्या को कई मध्यवर्ती उपलक्ष्यों में विभाजित करने की युक्ति और फिर प्रत्येक मध्यवर्ती उपलक्ष्य को हल करने के साधनों का पता लगाना क्या कहलाता है। मौखिकीकरण, अनुरूपात्मक चिंतन, साधन अंत विश्लेषण या कार्यात्मक स्थिरता। बताइए, क्या कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी, साधन अंत विश्लेषण कहलाता है। अगला क्वेश्चन, अध्यापकों को पढ़ाई जाने वाली अवधारणाओं के बारे में विद्यार्थियों को सहज सिद्धांतों के बारे में जानना चाहिए और उसी के आधार पर पाठ आगे बढ़ाना चाहिए। तर्क क्या है, विद्यार्थियों में सहज सिद्धांत एक प्रकार की वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं और आगे के अधिगम में बहुत मायने रखती हैं। तो देखिए, पहला कि अध्यापक को पढ़ाई जाने वाली अवधारणाओं के बारे में विद्यार्थियों को सहज सिद्धांतों के बारे में जानना चाहिए, उसी के आधार पर पाठ आगे बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल सही है। अगला, विद्यार्थी के सहज सिद्धांत एक प्रकार की वैकल्पिक अवधारणाएं हैं और आगे अधिगम को बहुत मायने रखती हैं, तो यह भी सही होगा, यानी ए एंड आर बोथ करेक्ट होंगे। क्वेश्चन नंबर 27, कथन है, विद्यालयों को ऐसी शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों को बढ़ावा देना चाहिए जो केवल सीखी गई सामग्री के पुनरुत्पादन पर जोर ना दें। तो सही है।
अगला, संवेग और संज्ञान एक दूसरे से पृथक हैं, तो ये गलत हो जाएगा। यानी ए तो सही है लेकिन आर गलत है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है? नगद पुरस्कार, ये तो बाह्य प्रेरणा का उदाहरण है। साथियों की प्रशंसा पाने के लिए नृत्य का प्रदर्शन, ये भी बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है। प्रथम स्थान पर आने में दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेना, यह भी बाह्य प्रेरणा का भाग है। जिज्ञासावश किसी विषय पर शोध करना, ये क्या है? ये आंतरिक अभिप्रेरणा। यानी जब भी हम किसी चीज़ में रुचि लेंगे, खुद अंदर से खुद मोटिवेट होंगे, किसी काम को करने की अंदर से जिज्ञासा होगी, वह सभी आंतरिक अभिप्रेरणा के उदाहरण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन से कारक सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं? पहला, कक्षा का परिवेश बिल्कुल प्रभावित करता है। दूसरा, संसाधनों की उपलब्धता, यह भी प्रभावित करता है। तीसरा ऑप्शन, शिक्षक की शिक्षण शास्त्रीय विधियाँ, तो यह भी प्रभावित करती हैं। डी ऑप्शन, विद्यार्थियों के तत्परता का स्तर, यानी विद्यार्थी कितने तत्पर हैं, ये भी सही होगा। यानी 1, 2, 3 एंड 4 ऑल आर करेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 और आज का अंतिम प्रश्न, एक अनुकूलन शिक्षण अधिगम वातावरण के लिए किसकी आवश्यकता है? पहला, अधिक से अधिक जोखिम लेना। बी ऑप्शन, व्यवधान का न्यूनतम होना। सी ऑप्शन, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को नजरअंदाज करना। डी ऑप्शन, गैर लचीली शैक्षणिक कार्य प्रणाली। तो बताइए, एक अनुकूलन शिक्षण अधिगम वातावरण के लिए किसकी आवश्यकता है? तो किसकी आवश्यकता होगी? व्यवधान का न्यूनतम होना, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।